अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुशबख्त है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिन है। आज के एपिसोड का मौजू है रेंट लॉज। हमने बाज दफा देखा है कि हम लोग काफी मर्तबा किसी प्रॉपर्टी को किराए पे खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें अपने राइट्स जो हमारे एज अ टेनेंट होते हैं वो हमें मालूम नहीं होते। और किस किस्म के राइट्स एक लैंडलॉर्ड के पास है जो कि मालिक मकान है वो भी हमें मालूम नहीं होते, और हमारी क्या ड्यूटीज हैं और लैंडलॉर्ड की क्या ड्यूटीज हैं, ये तमाम चीजें जो है हमें इन सब की जानकारी नहीं होती है। तो आज जो है हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और इसी रेंट लॉज के हवाले से बात करने के लिए हमारे पास जो है आज जो है हमारे साथ माहीन इस बारे में बात करेंगी। और माहीन जो है वो रेंट लॉज में महारत हासिल रखती हैं। तो माहीन, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि अगर आप हमें ये बताएं कि कौन सा कानून है जो कि एक मालिक मकान और जो किराएदार है उसका ये जो रिलेशनशिप है उसको गवर्न करता है, मतलब कौन सा कानून उस पर लागू होता है। बिल्कुल खुशबक, एक तो फेडरल लॉ है, उसका नाम है कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट ऑफ 1963। उसके अलावा सिंध में भी एक ऑर्डिनेंस है, उसका नाम है सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979। डिफरेंट सूबों के इसी मौजू पर ही जो है लॉज हैं, लेकिन नाम अलग होगा, उनकी इन्फोर्समेंट अलग होगी, लेकिन जो मेन क्रक्स है या जिसे कहते हैं जो जिस्ट ऑफ द लॉ है वो बिल्कुल सेम है। कि हर पूरे लॉज में यही कहा गया है कि अगर आपको किराया आप किसी से वसूल रहे हैं तो उसका अमाउंट जो है फेयर होना चाहिए, इलाके के हिसाब से होना चाहिए। रेंट कंट्रोलर का जिक्र किया जाता है। अच्छा, तो फिर आप हमें, जैसे कि हम जब कोई रेंट पे हम लेते हैं ना कोई चीज़, तो नॉर्मली एक रेंट एग्रीमेंट हम साइन करते हैं। तो उसमें किस किस्म के क्लॉजेस होते हैं, और कैसे अगर कोई आम इंसान नॉर्मली वो सिर्फ हम तो सिर्फ सिग्नेचर कर लेते हैं, इतने ज़्यादा हम ना लॉयर को इन्वॉल्व करते हैं ना हम खुद की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो उस हवाले से अगर आप हमारे लिसनर्स को थोड़ी सी आगाही दें। जी खुशबक, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन एक चीज मैं इससे पहले कहना चाहूंगी। काफी लोग जब घर किराए पे लेते हैं या अपना घर देते हैं तो बहुत सारे लोग जो है कोई चीज रिटन नहीं होती उनके पास, किसी किस्म का एविडेंस नहीं होता। हम्म। और जब ये होता है कि कोई जी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या कोई चीज लिखी हुई नहीं है तो फिर इट्स ऑलवेज अगेंस्ट योर वर्ड वर्सेस माइन। तो कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है, और एंड में एक लड़ाई ही होती है। तो मैं सबको कहना जी। चाहूंगी कि अगर आप लोग एक कोई रेंट कर रहे हैं किराए पे, तो अपने पास एक जरूर एक कॉपी रखें उस अग्रीमेंट की जो आपने साइन किया है। अगर आप साइन नहीं कर सकते, आपने अपना अंगूठा छापा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन जो भी चीजें हैं उन सबको, अगर आप खुद नहीं लिख सकते और आप वकील को नहीं हायर कर सकते, तो आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जो आपके लिए कुछ मेन क्लॉजेस लिख ले। जैसे कि कितना किराया है, किराया कब देना है, किराया किस तरीके से देना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि काफी दफा हम देखते हैं कि एक पार्टी कहती है नहीं हमने तो उनको 3 महीने का किराया दिया, और दूसरा कहते हैं नहीं हमारे पास तो कोई किराया नहीं आया। और क्योंकि हर कोई बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं करता, काफी लोग कैश में देते हैं, तो बड़ा मसला हो जाता है कि हम किस तरीके से पता चले कि कौन सही है और कौन गलत है। और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों को नुकसान होता है। जो किराएदार होता है उसको नुकसान होता है क्योंकि वो कहते हैं मेरी जेब से तो पैसे गए हैं। जो लैंडलॉर्ड होता है या जो मालिक मकान होता है वो कहते हैं मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। तो जो ये एक क्लॉज जो होता है ना कि किराया किस तरीके से, कब, कितना और हम्म। किसको दिया जाए, काफी दफा ये होता है कि हम लोग एक अग्रीमेंट अब में एंटर होते हैं फर्ज के तौर पे किसी एक बंदे के साथ। वो वफात पा जाए, उसके बाद उसके बेटे और जो भी उसके वारिस होते हैं वो आ जाते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम ये हम्म। देखें या एक क्लॉज हो कि अगर उस इंसान का इंतकाल हो जाए तो उसके बाद जो उसके वारिस हैं उनका क्या काम है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आगे भी बताऊंगी, क्योंकि लॉ में भी कहा गया है कि जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है या कोई जैसे जमीन है, आपने उसकी वरासत में हासिल की है, तो आपके ऊपर, जिसने हासिल की है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कानून के हवाले से कि वो जाके उसको जो किराएदार है उनको जाके इन्फॉर्म करें कि जिसके साथ आपने डीलिंग थी उनका इंतकाल हो गया है, अब हम हैं। और उस दौरान वो उनको पता है कि जो है किराया हमें मिलना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पैसे किस तरीके से जाया जाएगा। और कानून में भी ये कहा गया है, जैसे सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस के अंदर शिक नंबर 7 में कहा गया है कि अगर आपने कहा है कि हम 10 रुपए पर महीना या 100 रुपए जो भी आप चार्ज कर रहे हैं उससे ज्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि ये चीज लिखी गई है।
दूसरी चीज जो है ये होती है कि आपको ये खास तौर पे मालिक मकान के लिए होता है कि एक क्लॉज होना चाहिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का। ज्यादातर अमूमन जी। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 1 महीने के रेंट के बराबर होता है। कानून में कोई स्पेसिफिक हम्म। अमाउंट नहीं दी गई है कि आपको इतने जमा कराने हैं, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है बहुत जरूरी हो जाता है मालिक मकान के लिए। क्यों? क्योंकि काफी दफा किराएदार जो है घर में चीजें तोड़ देते हैं, ख्याल नहीं रखते, पेंट उखड़ जाता है। तो जब उनका टेन्योर या जब उनका टाइम खत्म हो जाता है, तो फिर अगर आप दूसरे किराएदार को लाएंगे तो कोई भी गंदे या टूटे हुए जगह को नहीं लेगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। तो होता ये है कि आप एक सिक्योरिटी जी। डिपॉजिट रखते हैं। उसके दो पर्पसेस होते हैं। एक पर्पस ये है कि अगर जो किराएदार हैं वो किसी महीने या 2 महीने में रेंट नहीं दे पाते या किराया नहीं दे पाते, तो आप उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे अपने पास रख लेते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि जब वो लोग वापसी में जा रहे होते हैं, तो ज्यादातर अमूमन प्रैक्टिस में ये होता है कि मालिक मकान या उनका कोई ट्रस्टवर्दी बंदा जो है उस प्रेमिसेस को या उस मकान को जाके देखता है और देखता है कि जिस तरीके से हमने हम्म। किया था कि क्या उसी कंडीशन में हमें वापस मिल रहा है, कहीं तोड़ फोड़ तो नहीं है, कहीं चीजें तो नहीं खराब हो गई, कहीं सीपेज तो नहीं आ गई, वो ये सब चीजें देखते हैं। तो जो इसको रिपेयर करने में या जो इसकी मरम्मत करने में जो पैसे लगते हैं, वो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट से हासिल कर लेते हैं। हम्म। तीसरी चीज ये होती है कि आपके लिए अग्रीमेंट में ये देखना जरूरी होता है कि आप कितने टाइम तक उस जगह में रह सकते हैं। अगर 1 साल के लिए रह सकते हैं, 2 साल के लिए रह सकते हैं। काफी दफा हमने ये सुना है कि लोग कहते हैं उन्होंने कब्जा कर लिया, किराएदारों ने। कब्जा कैसे किया जाता है? आपके पास हम्म। कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता, आपने कुछ रजिस्टर नहीं कराया होता, तो आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये मेरा है? काफी लोग, हमने अपने लैंड लॉस पे भी बात की थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करें। हमने इनहेरिटेंस लॉस पे भी बात की थी कि रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर जी। आपकी अपनी जमीन ही रजिस्टर नहीं हुई है, तो फिर आप क्लेम कैसे हासिल करें? फिर उसके बाद आपने अपनी जो है रेंट जो है या जो आप किराए पे चलाते हैं, उस अग्रीमेंट को भी आपने ना लिखा है ना रजिस्टर किया है। तो फिर आपके पास जो है कोई वो नहीं होता, किसी बेसिस पे आप जो है ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमने प्रॉपर्टी को रेंट किया है। एक और चीज खुशबक मैं आपको बताना चाहूँ जो बहुत जरूरी है कि हम्म। पर्पस, किस पर्पस के लिए आपने रेंट पे दिया गया है। जैसे पर्पस अगर होता है कि अगर मैंने कोई चीज रेंट की है किसी का दफ्तर के लिए, किसी के सैलून के लिए या किसी के घर के लिए, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मैंने एक जगह घर के लिए वो सैलून बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल दिया या कोई दुकान खोलने के लिए दिया है, वहां पे आप रिहाइश नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉ के खिलाफ है। आपने काफी दफा देखा होगा, जैसे कराची में एकदम मुहिम चली थी कि जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज में होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, सैलून थे, उनको बंद करा रहे थे। क्यों? हम्म। क्योंकि एक वो रेजिडेंशियल एरिया था। और ये बहुत जरूरी पूरे सोसाइटी के लिए होता है, क्योंकि अगर एक रेजिडेंशियल एरिया वहां पे आपने कमर्शियल एक्टिविटी की, तो जो बाकी लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। एंड जो पर्पस खराब बिल्कुल। होता है उसकी दैट। और एक और चीज है, जो पर्पस है सिंध लॉ के अंदर सेक्शन 15 के अंदर, अगर हमने आपको एक पर्पस दिया है कि आप ये काम करें और आपने वो काम नहीं किया, तो जो तो आपको इस ग्राउंड्स पे इविक्ट, यानी आपको कहा जा सकता है कि आप अपना घर खाली करें सिर्फ इस ग्राउंड पे कि आपने उस पर्पस को फॉलो नहीं किया है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत क्लॉजेस होते हैं, लेकिन रेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को मद्देनजर रखें और ये कहें कि किराएदार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मालिक मकान की क्या हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे लॉ में मालिक मकान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेसिक रिपेयर्स करे या बेसिक काम करे, जैसे हो गया पेंट करे, टैंकियां साफ करे, या फिर बेसिक चीजें करे। और टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है या किराएदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपने घर के अंदर जो है तोड़फोड़ ना करे। मेंटेनेंस जो होती है, लिफ्ट की मेंटेनेंस, पानी की मशीन की मेंटेनेंस, बिजली की मेंटेनेंस, ये सब किराएदार पर आती है। तो अगर ये चीजें हालांकि लॉ में है, लेकिन अगर ये चीजें प्रॉपरली और कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी कि अच्छी तरीके से आपने लिख लिया हो, तो वो बहुत जरूरी होता है। हम्म। क्योंकि हमने काफी दफा केसेस कोर्ट में देखा है कि लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी किराएदार को करना चाहिए, ये मालिक मकान को करना चाहिए, और मसला हो जाता है। तो और कुछ लोग, मैं आपको एक और चीज बिल्कुल। बताती चलूं। जैसे शिक नंबर 12 में जो है, उन्होंने कहा गया है सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस
के तहत सेक्शन 12 में कि लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक एंड बैलेंसेस रखे कि सब चीजें मेंटेन्ड है नहीं है। और उसके अलावा लेकिन प्रॉब्लम लॉ में ये आ जाती है कि उन्होंने ये नहीं कहा गया कि एक्स वाई जी ये लैंडलॉर्ड को करना है, ये टेनेंट को करना है। तो जब लॉ में एक तरह की ओपन एंडेडनेस हो जाती है तो वहीं पे सारे मसले हो जाते हैं। तो जैसे एक हमने केस देखा था, उसमें बहुत एक्सेसिव वर्क था कि वो लोग पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करा रहे थे और कह रहे थे कि नहीं ये लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, बेसिक जो चीजें होती हैं बेसिक अमाउंट की, जैसे रिपेयर हो गया, पेंटिंग करा ली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो अलाउड होता है। सही। तो बेसिकली माहिन, आपने ये कहा कि जब भी हम एक रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हमें जो है इन कुछ चीजों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की, आपने इनहेरिटेंस की बात की कि अगर लैंडलॉर्ड की वफात हो जाती है तो फिर कौन जो है उसको ओन करेगा, और फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां से निकलती हैं, टेनेंट की भी और लैंडलॉर्ड की। आपने बात की कि पेमेंट और अमाउंट किस तरह से सेट होता है, और आपने ये भी बताया कि अ, अ, कि उसमें जो है आप अगर रिपेयरिंग्स की आपने बात की, और क्या क्या चीजें जो है वो टेनेंट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल। अम, तो सो बेसिकली ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी है कि एक रेंट एग्रीमेंट में हो। और आई होप हम जो भी इस रेंट एग्रीमेंट में जो भी एंटर होंगे वो इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे। अच्छा माहिन, आपने बात की कि टेनेंट को जो है वो अब मतलब घर को ऑब्वियसली उसको तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, और और अगर पर्पस अगर लिखा हुआ है कि वो कमर्शियल रेजिडेंशियल पर्पस है तो उसको कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करे। तो मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने रिहाइश के लिए जगह रेंट करवाई है और फिर वहां पर वो कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, तो उस मामले में, और अगर ऐसा भी हो कि जो लैंडलॉर्ड है उसको ये बात मालूम भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में अगर अथॉरिटीज आती हैं टेनेंट के पास, तो वो उसमें फिर टेनेंट अगर ये कहता है कि लैंडलॉर्ड जो है वो उसकी परमिशन से कर रहा है, मतलब इस सिचुएशन को आप कैसे देखोगे कि कानून इसमें क्या कहता है कि कोई पर्पस से डिफरेंट जो है वो हम कोई काम कर रहे हो। बिल्कुल, देखिए खुशबू, सबसे पहले बात ये है कि अगर आपके पास कोई चीज रिटर्न होगी तो लैंडलॉर्ड बच जाएगा। वो कहेगा देखिए मैंने इसको इस चीज के लिए कहा गया था। ठीक है, अब वो बात नहीं, ठीक अगर है। और अगर वो कोई चीज लिखी भी नहीं है तो मसला होगा, और इसमें नुकसान जो है एंड में किराएदार का होगा, क्योंकि जो है अथॉरिटीज कहेगी कि देखें ये तो रेजिडेंशियल एरिया है, आपने यहाँ पे नहीं होना है। और जब आपका अपना मकान नहीं होता तो आप जो है एक इवेक्शन नोटिस वैसे भी सर्व करवा सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताती चलूं कि कानून के हिसाब से जो मालिक मकान है उनका, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रेमिसेस को देखते रहें कि वो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे किस किस्म की मेंटेन, जैसे मैंने आपसे कहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही। मेंटेनेंस की। हम्म। अगर वो वहां जाके मेंटेनेंस करेंगे तो वो देखेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, बट अगर किराएदार ने पर्पस को नहीं फॉलो किया तो वो कानून के खिलाफ है और फिर उनको उस पर खाली करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो खाली करवाने का जहाँ जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड फॉर एविक्शन, जी। तो इसके ये जो एक चीज है कि वो पर्पस से हट गया, ठीक है। और क्या ग्राउंड्स ऑफ कन्विक्शन है? अगर अग्रीमेंट में कोई क्लॉज उन्होंने फॉलो नहीं किया तो वो ग्राउंड फॉर एविक्शन बन सकते हैं। इस हवाले से अगर आप कोई बात करें। बिल्कुल। अच्छा, तो इविक्शन जिसे कहते हैं मकान खाली करवाना जो है, सेक्शन 15 ऑफ सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस के बारे हवाले से मैं बात करूंगी। जो बाकी जो मैंने लॉ मेंशन किया था, कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, और जो पंजाब के या के लॉज हैं उनके भी सिमिलर रीजंस है। तो पहले तो ये है कि अगर आपकी टेनेंसी एक्सपायर हो गई है, आपने 3 साल के लिए एक मकान को रेंट किया था, उससे ज्यादा रह रहा है, तो दैट इज अ ग्राउंड फॉर इविक्शन। आप कह सकते हो कि बस हमें अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए, हमें किसी और को देना है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आप जो है रेंट नहीं पे कर रहे हैं, मतलब किराया पे नहीं कर रहे। हम्म। आमतौर पर प्रैक्टिस में ये होता है कि अगर आप रेंट नहीं पे कर रहे तो आपको इनफॉर्मली कहा जाता है कि प्लीज आप पैसे दे दे, या वो कहेगा कि नहीं अभी हमारा मुश्किल वक्त चल रहा है, थोड़ा एक्सटेंशन दे दे। एक इनफॉर्मल सा गुफ्तगू होती है, कान वो। एग्रीमेंट हो जाता है जी। जी बिल्कुल, इस अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
उस हिसाब से फिर इसके बाद क्या करते हैं लोग, काफी दफा लीगल नोटिस भिजवाते हैं, क्योंकि हर वक्त आपने नोटिस किया होगा कि हर कोई, क्योंकि इवेक्शन के लिए यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन ना, रेंट कंट्रोलर के अंदर, यू कैन टॉक अबाउट दैट लेटर, बट वैसे आपको एक एप्लीकेशन बनानी होती है, आप किसी को धक्के मार के तो नहीं निकाल सकते ना। तो हर कोई ऑब्वियसली कोर्ट नहीं जाना चाहता, और हर कोई चाहता है कि उनके ताल्लुकात बरकरार रहे। तो होता ये है कि अगर आपने रेंट नहीं पे किया है, तो प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि हम पहले तो इनफॉर्मली बात करते हैं, फिर लीगल नोटिस देते हैं, फिर एक और लीगल नोटिस का रिमाइंडर देते हैं अगर रिप्लाई नहीं आया तो, और अगर रिप्लाई आया तो फिर उस लीगल नोटिस के रिप्लाई का दोबारा रिप्लाई देते हैं। तो ये सब चीजें करते हैं। अगर उसके बावजूद जो है कोई किराया नहीं दे रहा, तो फिर आपके पास अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट का ऑप्शन है, तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट से ले लेते हैं। अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट से ले लिया फिर भी आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, तो फिर आप ये एक एविक्शन कर सकते हैं। तीसरी एक चीज है कि जो मालिक मकान है उसकी परमिशन या उसकी इजाजत के बगैर आपने फर्दर सबलेट कर दिया, मतलब कि किराएदार ने आपको, मालिक मकान ने आपको किराएदार बनाया, आपने किसी और को दे दिया और उससे पैसे कमा रहे, ये कानून के खिलाफ है, अनटिल अनलेस आपने मालिक मकान से ये परमिशन ली गई हो कि आपने, इजाजत ली हो। जी बिल्कुल, कि आपने हाँ। इसको सबलेट करते हैं, हम लोग अंग्रेजी में और लीगल टर्म में सबलेट करते हैं। सबलेट का जैसे मैंने कहा मतलब यही होता है कि अगर आप कहीं के किराएदार हैं, आपने फर्दर और किराएदार ले आए, जैसे अगर आपके पास 4 कमरे हैं घर में, आप 3 इस्तेमाल करें, आपने एक कमरा किसी और को रेंट पे दे दिया, तो उसको सबलेटिंग कहते हैं। उसके ठीक अलावा है। जो तो है जी सॉरी, नहीं नहीं, आप बताएं आगे। तो उसके अलावा यही है कि अगर आप आप, सब लेटिंग की बात कर रहे थे। जी जी, उसके अलावा और रीजंस ये होते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपने पर्पस के लिए यूज नहीं किया, और रीजंस होते हैं कि जैसे अगर किसी किराएदार ने बिल्डिंग को ऐसे इस्तेमाल किया कि उसकी जो है वैल्यू जो है वो गिर जाती है, मतलब उसने उस बिल्डिंग का इतना बुरा हाल कर दिया कि अगर लैंडलॉर्ड बिल्डिंग का, घर का, कमरे का, जो भी है, कि अगर मालिक मकान आगे कहीं बेचना चाहे तो 10,000 रुपए की चीज 5,000 रुपए की हो जाती है। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि अगर किराएदार जो है अपने किराए के घर में जो है ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे बाकी मोहल्ले वालों को तकलीफ हो, जैसे हम लोग देखते हैं दिसंबर वगैरह में, स्पेशली शादी सीजन में, रात के 1:30 3 3 बजे तक गाने बजाना, या जोर जोर से बातें करना, या कुछ ऐसे ही एक्टिविटीज करना जिससे उनको मसले हों, या कोई गैर कानूनी हरकत कर रहे हों, या कोई फहाशी, कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जिससे बाकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कंप्लेन करें, और वो क्या कि हमारे लिए एक लॉ में लफ्ज यूज किया जाता है, न्यूसेंस, न्यूसेंस हो। फिर ऑब्वियसली एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है कि जब हम लोग जमीन खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि चलो आज हमने रेंट पे दे दिया, कल हमें रहना है, तो अगर लैंडलॉर्ड कहे कि देखिए कोई रीजन नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने लिए यूज करें, तो दैट इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर एविक्शन। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट ये होता है कि जैसे हम लोग ने काफी दफा नोटिस की, ये मैं कराची के लिए स्पेसिफिकली कहूंगी कि बहुत सारे हम लोग देखेंगे कि रेजिडेंशियल एरियाज जो है कमर्शियल एरियाज हो गए, या जहाँ पे पहले कोठियां थी वहां पे बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो सिमिलरली अगर किसी मालिक मकान के पास कोई घर है और वो उसको तोड़ के जो है एक बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है या दुकान खड़ी करना चाहता है, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड रीजन, प्रोवाइडेड उसको जो है अथॉरिटी से परमिशन मिली है कि हाँ सही है, तुम यहाँ पे ये काम कर सकते। ठीक है। तो ये तो आपने ग्राउंड्स फॉर एविक्शन की बात की कि कौन सी ऐसे वाकयात होना जरूरी हैं जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड जो है वो किराएदार को निकाल सकता है। अच्छा, अब आपने बात की कि अगर वो किराया नहीं देते या इनमें से कोई भी चीज जो अभी आपने मेंशन की वो नहीं करते, तो नॉर्मली वो लीगल नोटिस के थ्रू जो है उनको किसी तरीके से परसुएट करते हैं कि वो अपना किराया दें। और फिर आपने बात की कोर्ट कोर्ट हर कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर ऐसा हो कि वो लीगल नोटिस के बाद भी जो है वो नहीं नहीं करें और हम कोर्ट में जबरदस्ती जाना पड़े लैंडलॉर्ड को, तो फिर आप अगर थोड़ा सा हमें कोर्ट प्रोसीजर के हवाले से बताएं कि फिर क्या होगा, क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे और किस तरह से प्रोटेक्शन हासिल कर सकता है एक लैंडलॉर्ड। बिल्कुल। खुशबू, आपने भी देखा होगा जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे रेंट कंट्रोलर्स होते हैं, और उनके लिए एक सेपरेट जी। डिवीजन बना हुआ है हु लुक एट दिस मैटर्स। तो होता ये है कि जो कि मालिक मकान होता है वो किसी वकील के जरिए एक एप्लीकेशन बनाता है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 15, और अगर सिंध में है कि हम चाहते हैं कि हम अपने किराएदार को
जो है उनसे कौन घर खाली करें। उसमें जाहिर सी बात है आप अपने ग्राउंड्स बताते हैं कि हम क्यों चाहते हैं खाली करें। उसके बाद होता ये है कि आप वो कोर्ट में जमा कराते हैं, फिर कोर्ट नोटिस देता है, और जो किराएदार होते हैं उनका रिस्पॉन्स जब उनको नोटिस मिल जाता है, उसके बाद उनके पास 15 दिन होते हैं जिसमें उनको अपना रिप्लाई जो है फाइल करना पड़ता है कि भाई हम लोगों ने, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने पैसे नहीं दिए तो हमने इस वजह से पैसे नहीं दिए, या हमने पैसे दिए, या जो भी उनकी रीजंस है उनको देने पड़ते हैं। अगर रिप्लाई जो है 15 दिन में नहीं सबमिट किया जाता, जो कि हम काफी दफा देखते हैं, और इस रिप्लाई की सबमिट ना करने की कोई आपके पास कोई सॉलिड वजह नहीं है, या कोई ऐसी माकूल वजह नहीं है कि आपने क्यों डिले किया है, तो होता यह है कि जो है जज जो है एक एक्स पार्टे जजमेंट जो है इशू कर सकता है। एक्स पार्टे जजमेंट मतलब कि दो, नॉर्मली जजमेंट्स में ये होता है कि एक पार्टी सुनती है, दूसरी पार्टी बोलती है, जज दोनों की बात सुन के उस पर फैसला करते हैं। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर जो है दूसरी पार्टी जो है कोर्ट का वक्त जाया कर रहा है, या बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो एक्स पार्टी जजमेंट ये होता है कि आपने सिर्फ एक पार्टी के बेसिस पे जजमेंट इशू कर दी गई है, तो उसको ये कहा जाता है। और अगर आपके पास एक्स पार्टी जजमेंट आ गई है तो आप अपील, जो मालिक किराएदार है वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के लिए। तो ये जो है इट्स अ सिंपल प्रोसेस, और इतना इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, इसमें एविडेंस चलता है बाकी बाकी केसेस के अलावा। बस हाँ ये होता है कि आपको बस एक ग्राउंड जो है ना इविक्शन के लिए इस तरह तैयार हुए जाते हैं। और फिर बस इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि अगर कोई मालिक मकान है, फॉर एग्जांपल, वो जाके किसी से कहता है अपने किराएदार का, उस घर पे जाके वर्बली मतलब बोलता है सिर्फ कि प्लीज मुझे पैसे दे दो, तो उसको चाहिए कि या तो वो व्हाट्सएप भेजे, या वो एसएमएस भेजे, या वो खत लिखे, या कुछ भी लिखे रिटर्न। कोई हमारे पास रिटर्न बस तो एविडेंस, राइटिंग आप हाँ ठीक कह रहे रिटर्न एविडेंस होना चाहिए, या कोई देखिए अगर विटनेसेस होते हैं, या आईनी कवानीन जो होते हैं, अगर वो विटनेसेस हो तो दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन जो चीज लिखी हुई होती है उसका कोई नेमो बदल नहीं होता है। तो ये मैं बहुत इंकरेज करूंगी। आपने देखा होगा एविडेंस में व्हाट्सएप की इमेजेस भी चलती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी चलते हैं, खत भी चलते हैं। तो अगर आपने बोल भी दिया है, अगर आप बोल भी रहे हो, तो आप दोबारा एक मैसेज जरूर भेजें कि हम लोग जो है आपसे जुमे के दिन मिले थे, और उस वक्त मैंने आपसे कहा था किराया दे दें, आज 3 दिन गुजर गए आपने नहीं दिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फिर एविडेंस में मसले होते हैं कि आप किस तरीके से बताएं। सिमिलरली अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो आप उससे कहे कि एक रिसीविंग दे, किराएदार कहता है कि आप एक रिसीविंग दीजिए। और ये बल्कि एक लॉ में हमारे यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर जैसी किराएदार ले, तो वो एक राइटिंग में कॉन्फर्मेशन दे। कॉन्फर्मेशन बहुत जरूरी होती है, इसके लिए कोई रिसीट की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें पर्सनली जो है अगर कोई किराएदार है तो उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि अगर वो पैसे दे रहे हैं तो वो लिख के दें, या अगर उन्होंने अपने रीजंस दिए हैं कि ना हमारा कारोबार नहीं चल रहा, या हमारे पैसे कहीं फंसे हुए हैं, या कुछ भी है, तो वो रीजंस लिख के दें। और अगर वो रीजंस एक्सेप्ट किए गए हैं तो उसको भी लिखवाएं, किसी से कह दें कि लिख लें। क्योंकि हमारे माशरे में काफी दफा लोग कहते हैं कि हमसे क्यों लिखवा रहे हैं, हम हमारी बात नहीं मान रहे, हमने जबान दे दी, हमने ये दे दिया। लेकिन कानून में ये बात नहीं चलती, क्योंकि जब आप जज आपको देख रहा होता है तो वो ये नहीं कहेगा कि हाँ आपकी जबान ठीक है या उसकी जबान ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये मेरी सबसे बहुत, हम लोग हर हर डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट पे कहते हैं, चाहे वो फैमिली मैटर हो या इनहेरिटेंस हो, कुछ भी हो, हम हमेशा कहते हैं कि लिखी हुई चीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। और क्योंकि रेंट एक ऐसी चीज है, आप उस पर लिखवा सकते हैं, मतलब किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और जो समझ आपकी अगर कोई चीज लिखी हुई हो ना, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हर चीज को डॉक्यूमेंटेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एविडेंस कोई पर ही रिलाय किया जाता है, और अगर आपके पास कोई हार्डकोर एविडेंस नहीं है तो फिर आपका केस बहुत वीक हो जाता है। तो इसी के साथ हम जो हैं नहीं मैं बस एक सवाल आपसे पूछूंगी माहिन कि आपने पूरा प्रोसेस बता दिया कोर्ट प्रोसीजर, तो इसमें तो टाइम कितना लगेगा, क्या 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 मतलब कितनी देर लगेगी ये प्रोसीडिंग्स वाइंड अप होने में? देखिए कुछ वक्त कानून के जो एक लॉ लिखा है वो तो ये कहा गया कि आपने एप्लीकेशन दी, 15 दिन में आपकी रिप्लाई करना है। अब रेंट जैसे खुला में होता है कि 3 महीने में हो जाती है, 3 से 6 महीने में। रेंट में एक स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, क्योंकि
आपको पता है हमारे यहाँ कोर्ट की स्ट्राइक्स होती है, समर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन होती है, कभी जज डिस्चार्ज हो जाता है, कभी बेंच। तो इट्स डिफिकल्ट टू टेल कि एक टाइम पीरियड कितना है। हाउएवर, क्योंकि ये रेंट का मामला है और रेंट कंट्रोलर स्पेसिफिकली होते हैं, तो बाकी केसेस की तरह ये बहुत टाइम नहीं लग सकता। और आप अर्जेंट एप्लीकेशन भी कह सकते हैं इस बेसिस पे कि क्योंकि ये जो आप किराए पे कुछ चीजें थे तो आपके जरिए माश होते हैं ना, आपकी आमदनी होती है, तो उस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि भाई हमारी आमदनी रुकी हुई है इस चक्कर में। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा माहिन। इसी के साथ हम अपने एपिसोड के इख्तिताम पर आप पहुंचे हैं। माहिन, अगर कोई ऐसी बात है जो आप हमारे लिसनर्स को कहना चाहते हो, या कोई कोई और पॉइंट अगर आपने इसी हवाले से बताना है, तो आप बताएं। जी खुशबा, एक पॉइंट मुझे बताना है जो कानून में भी आया है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लिसनर्स को पता हो। वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर रेंट। फेयर एक अंग्रेजी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है इक्वल, या जैसे कि किसी किस्म की नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हो रही हो। तो फेयर रेंट जो है सेक्शन 8 मतलब शिक 8 में सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस में लिखा गया है। सिमिलरली जो फेडरल लॉ है उसमें भी लिखा गया है। उसमें ये होता है कि जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर वो होता है कि सिविल मैजिस्ट्रेट जिसने तकरीबन 3 साल तक भी काम किया है, मैजिस्ट्रेट इस तरीके से जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो जो है देखते हैं कि अगर एक कोई घर है या कोई फ्लैट है या कोई भी चीज है, तो उसका किराया कितना होना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी पॉश इलाके में बहुत कम चार्ज कर रहे हो, या किसी बहुत महंगे, किसी बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल से मतलब घर के लिए आप बहुत ज्यादा चार्ज करें। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर रेंट जो है बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो इसके लिए ये होता है कि आप या तो कंट्रोलर खुद देख लेता है, बट जाहिर सी बात है अमूमन हमारे यहाँ नहीं इस तरीके से अथॉरिटीज देखती, तो आप एक एप्लीकेशन एज ए लैंडलॉर्ड या एज ए किराएदार दोनों बना एक एप्लीकेशन बना सकते हैं कि प्लीज हमारे इलाके का या हमारे प्रेमिसेस का फेयर रेंट डिटर्मन करें। अब फेयर रेंट डिटर्मन इस तरह होता है कि आप देखते हैं कि अच्छा अगर एक बिल्डिंग है तो और उसको किराए पे जाना है, तो उसके आसपास की बिल्डिंग जिन जो तकरीबन सेम साइज की और सेम किस्म की फैसिलिटीज दे रहे हों, तो उनका कितना किराया है। ये ना हो कि एक जगह 10,000 चार्ज किया जा रहा है, दूसरी जगह 20,000 उसी किस्म के फ्लैट के लिए या ऊपर नीचे फ्लैट के लिए दिए जा रहे हैं। दूसरी चीज वो देखते हैं कि टैक्सेस कितने इम्पोज होते हैं। अगर वाटर टैक्स या फिर लैंड टैक्स ये सब चीजें इंक्रीज हो रही हैं और लैंडलॉर्ड या मालिक मकान चाहता है कि पैसे बढ़ जाएं, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। फिर ऊपर से ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए या बनाई के लिए या उसके रिपेयर्स के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। तो तब भी जो है उस चीज को मद्देनजर रख के जो है एक वैल्यूएशन होती है और एक फेयर रेंट डिटरमिन किया जाता है। अच्छा, सेक्शन 9 या जो शिक 9 है उसमें कहा गया है कि जब एक दफा फेयर प्राइस डिटरमिन हो गई, कि जैसे कंट्रोलर ने कहा कि इस जगह के 10,000 होने या 5,000 होने, तो वो 3 साल तक नहीं बदले जा सकते। ये कानून में कहा गया है कि 3 साल तक नहीं बदले जा सकते। हाउएवर मैं बताती चलूं कि 3 साल तक हालांकि बदल नहीं सकता, लेकिन अगर किराएदार ने सॉरी अगर मालिक मकान ने कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी कैमराज लगाए, लिफ्ट लगाए, कोई फिक्सचर्स लगाए, कोई बहुत चेंजेस किए हैं, तो फिर आप फेयर प्राइस को जो है चेंज कर सकते हैं और उससे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ऑब्वियसली कंट्रोलर की परमिशन के तहत। ये चीज है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि कब और कैसे पैसे देने होते हैं। तो अगर नहीं लिखा गया, ये खासतौर पे लैंडलॉर्ड्स के लिए या जो अम, मालिक मकान है उनके लिए, कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या आपके पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमने नहीं लिखा गया कि कितने कब देना है, तो शिक 10 के हिसाब से कि हर महीने की 10 तारीख तक आपको जो है अपने किराया देना होता है। और जब आप अपना किराया दें तो ये मालिक मकान पर लाजमी होता है कि वो एक लिख कर आपको कॉन्फर्मेशन दे। दूसरी एक और चीज मैं उस पर बात करना चाह रही थी कि जो लैंडलॉर्ड होता है या मालिक मकान होता है उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो इस बात को ही उस बात को मेक श्योर करे कि जो किराएदार हैं वो आराम से रह रहे हैं। ये नहीं कि जब मर्जी आए बिजली काट दी, गैस काट दी या इंटरनेट काट दिया या किसी किस्म का तंग कर रहे हो। तो ये शिक 11 में लिखा गया है कि आप जो है बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं, जिसे कहते हैं पानी, गैस, बिजली, ये चीजें आप नहीं काट सकते, नहीं खत्म कर सकते
अनलेस आपके पास जो है कंट्रोलर की इजाजत है, या टेनेंट के कि हम 2 दिन बाद जा रहे हैं आप काट लें, या आपको किसी ने किसी और अथॉरिटी ने कहा गया है कि आपको ये करना है। अगर ये, और ये एक मैसेज हमारे किराएदार के लिए, अगर आपके साथ ये हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कंट्रोलर को बता सकते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। कंट्रोलर ये करता है कि वो लैंडलॉर्ड से कहते हैं कि देखिए आपने गलत काम किया, उसको ठीक करें। अगर लैंडलॉर्ड नहीं मानता तो एक फाइन और एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो 6 महीने की होती है वो भी हो सकता है। और आई थिंक वैसे तो हमने काफी हद तक उस वक्त आपने हमसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मैं एक और चीज जो है बात करना चाहूंगी, वो रिपेयर्स या मरम्मत के हवाले से है। वो ये है कि अगर जैसे कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बारिशें हो रही हैं और आप लोग की पाइप आपके ड्रेनेज सिस्टम साफ नहीं है, या आप लोग के पास छज्जे नहीं है कि बारिश का पानी चला जाए या गटर बंद हो गए, तो और ये तो वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की होती है, तो जो किराएदार होता है वो ये कर सकता है कि वो अपने पैसों से जाके जो है अम, वो उसकी मरम्मत करे, उस चीज को ठीक करे। और अगर कंट्रोलर जो है अग्री कर ले कि हाँ सही है, तुमने जो मरम्मत की थी इसकी जरूरत भी थी और जो तुमने पैसे दिए उसकी भी जरूरत थी, तो आप वो जो है डिडक्ट करा सकते हैं कि फर्ज के तौर पे अगर आपके 10,000 रुपए किराया पर महीना है और आपने 5,000 का कोई मरम्मत का काम कराया, तो फिर अगले महीने या उस महीने या जो नेक्स्ट भी आपको पेमेंट देनी होगी तो आप 5,000 ही रुपए देंगे। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि हमने एक जैसे केस था कि उसमें उसने जो मरम्मत जो है इतनी महंगी करा दी थी कि उसके 5 महीने के रेंट के बराबर की करा दी थी। तो कोर्ट ने उसकी इजाजत नहीं दी थी, उस पैसों को रिकवर करने की इजाजत नहीं दी थी, बिकॉज दैट वाज इन एक्सेस। तो ये भी चीज है कि ये ना हो कि अगर जो भी किराएदार ये सुन रहे हैं तो पता चले वो बहुत ही महंगी किस्म की कोई रिफर्बिशमेंट करा दें और फिर वो एक्सपेक्ट करें कि पैसे मिले, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो कानून है ऐसा बनता है कि दोनों पार्टीज जो है बेनिफिट करें। और कुछ बस बिफोर वी एंड में एक और चीज भी बताऊंगी कि जैसे इविक्शन होती है, या जिसे कहते हैं मकान खाली करवाना, ये आप हर मालिक मकान का हक है। लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि जो किराएदार रह रहे होते हैं 1 साल से 6 महीने से, उन्होंने अपना घर बसाया हुआ होता है या अपना दफ्तर बसाया हुआ होता है। एकदम आप किसी को नहीं कह सकते कि अपना सब कुछ खाली करो और जाओ। तो और अगर और या अगर आपके पास, जैसे मैंने पूरे ग्राउंड्स बताए थे, अगर आपने के पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं था, या आप झूठ बोल रहे थे, या आप अपने पावर को अब्यूज कर रहे थे, या आपने एक ऐसा केस बनाया कोर्ट में जो जिसे हम लोग काफी दफा लीगल टर्म्स में कहा जाता है फ्रिवलेस है, तो उसकी भी कानून में सजा ये है लैंडलॉर्ड के ऊपर कि जो है उसको एक फाइन देना होगा जो जो 10 किराए के 10 टाइम्स हो सकते हैं। तो फर्ज के तौर पर अगर 10,000 रुपए पर महीना है तो 1 लाख रुपए तक का उसका फाइन हो सकता है। 1 लाख से बढ़ नहीं सकता, उससे कम हो सकता है, वो कोर्ट की डिस्क्रेशन पर है। तो उस पर और हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन एज अगेन मैं यही स्ट्रेस करना चाहूंगी कि जो है कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इतना महंगा इतना नहीं होता, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे करना होता है। अगर आप एक लैंडलॉर्ड है जो कि काफी दफा अपने घर को रेंट आउट करते हैं, आप एक टेम्पलेट बना लें, किसी से भी एक वक्त का खर्चा होगा, आप एक टेम्पलेट खुद बना लें, या हमारे इस पॉडकास्ट को सुन के जितने भी क्लॉजेस हमने कहा उसको मद्देनजर रखते हुए टेम्पलेट बना लें, तो फिर आप सिर्फ पार्टी नेम्स को चेंज करेंगे और आप वो दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज गलत हो तो एटलीस्ट आपके पास इतना एविडेंस तो है कि आप अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया माहीन आपका, इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली आपने काफी तफसील से हमें रेंट लॉज के हवाले से बताया है, और आई एम श्योर हमारे लिसनर्स जो हैं वो इसको सुनने के बाद काफी ज्यादा जो है वो इस हवाले से इन्फॉर्म हो गए होंगे। एंड आई होप आगे भी फ्यूचर में रेंट एग्रीमेंट्स में जब भी एंटर होंगे तो वो इन चीजों को मद्देनजर रखें।